13 दिन एपिसोड 4। रिया और मैं वेद फिल्म देखने गए थे, पर मध्यांतर के वक्त। 2 पॉपकॉर्न देना। रिया, मुझे भूख लग रही है, मैं पॉपकॉर्न खरीदूंगी, क्या तुम्हें भी चाहिए? वहाँ बहुत लंबी कतार थी। तुम बहुत वक्त ले रहे हो, तब तक तो फिल्म शुरू हो जाएंगी। नहीं, मैं थिएटर में ही इंतज़ार करूंगी। इतना कहकर रिया हॉल में चली गई। रिया अब उत्तेजित हो रही थी। पूरा हॉल भूतों से भर चुका था। वह चिल्लाते हुए भागी, बचाओ। जब वह भागी तब उसने किसी को बोलते हुए सुना, रिया। वह पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह बहुत डर गई थी। वह रोते हुए दरवाजे की तरफ भाग रही थी, लेकिन उसे यह बिल्कुल नहीं मालूम था कि दरवाजे के पास क्या होने वाला है। वहां एक लाश पड़ी हुई थी, मानो उसे जलने के लिए ले जाया जा रहा हो। वह अचानक उस लाश से टकरा जाती है। ओह नहीं नहीं नहीं! रिया डर के मारे कांप रही थी। वह जोर से चिल्लाई, बचाओ। उसके लिए यह सब बहुत डरावना था। वह दौड़ते हुए बाहर भागी। मैंने उसे रोका और वह झटके से वास्तविक दुनिया में आ गई। मैंने उससे पूछा क्या हुआ। वह कुछ देर तक बोलने की हालत में नहीं थी। वो अवाक थी। कुछ ही पलों में वो जोर जोर से रोने लग गई। उसने मुझे पूरी घटना बताई। उस वक्त मैंने उसका विश्वास नहीं किया। मैंने उससे कहा था कि वह बंदीपुर की घटना की वजह से डर गई होंगी। मेरी सलाह पर वह तुरंत एक मनोचिकित्सक से मिली। उसके बाद कभी कुछ नहीं हुआ। उसने यह सब मायाजाल को देखना बंद कर दिया। और मुझे लगा कि यह सब सामान्य बातें हैं, इसलिए मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया। हम नहीं चाहते थे कि तुम्हें किसी बात की चिंता हो, और ये बात जानते थे कि तुम नए क्लाइंट खोजने के लिए पहले से बहुत दबाव में हो। हमें ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि एक थिएटर की घटना से ऐसा कुछ हो जाएगा। मुझे अभी भी यह विश्वास नहीं हो रहा कि यह सब प्रेत आत्मा की वजह से हुआ। प्रियंका, वह कोई बनावटी नहीं था। अब मैं यह कह सकता हूँ, उसके साथ जो हादसा हुआ वह सच था। वह सच बोल रही थी। लेकिन तुम इतने पक्के होकर कैसे बोल सकते हो कनन? जैसा कि तुम जानती हो कि मैं वह जंगल में गया था जहाँ तुम और रिया गई थी। मैं भी उस डरावनी घटना को महसूस कर रहा हूँ, और इस डरावनी घटना का जवाब खोजने के लिए मैं ऊटी जाऊँगा। मैं भी तुम्हारे साथ ऊटी चलूँगी। नहीं प्रियंका, तुम यही रहो। मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं डालना चाहता। यह 13 दिनों की घटना के पीछे ज़रूर कोई काला जादू है। मुझे यह खुद से ही खोजना होगा। लेकिन कनन, तुम्हें यह कैसे पता कि ऊटी में तुम्हें कुछ मिल सकता है? क्योंकि जिस बूढ़े आदमी के बारे में रिया ने बताया था, मैंने भी उस इंसान को देखा है 3 बार। अगली सुबह कनन अपनी गाड़ी से ऊटी की ओर निकल जाता है। वह पेंटिंग गायब कैसे हो गई? अच्छा हुआ मैंने उसकी तस्वीर को स्कैन करके रख लिया था। कनन को एक राहगीर मिलता है। क्या तुम जानते हो यह आदमी कहाँ रहता है? नहीं, मुझे नहीं मालूम। कनन आगे बढ़ता है और एक नर्सरी के पास अपनी गाड़ी रोकता है। यहाँ के लोग या तो इस इंसान को जानते नहीं हैं, या तो इसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अगर वो माली था तो नर्सरी के लोग ज़रूर उसे जानते होंगे। क्या आप इसे जानते हैं? तुम्हें ये तस्वीर कहाँ से मिली? मैंने इंटरनेट पर यह खबर देखी थी। उस आदमी की आवाज़ और भारी हो गई। तुम्हें इसकी तलाश नहीं करनी चाहिए। जल्दी से वापस चले जाओ। अगर आपको इसके बारे में कुछ मालूम है तो मुझे बताइए। यह मेरे और मेरी बहन की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या मतलब है तुम्हारा? हमने डरावने घटनाओं को देखा है। हमें समझ नहीं आ रहा क्या इसका संबंध काले जादू से है। इसके बारे में यहाँ ज़ोर से बात मत करो। ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन उसके बाद तुम यहाँ कभी मत आना। दक्षिण की तरफ जाओ और वहाँ से तीसरा दाया जाना। वहाँ तुम्हें एक रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर का घर मिलेगा, प्रताप चौहान। जिस आदमी के बारे में तुम बात कर रहे हो, वह वहाँ 10-20 सालों से काम करता था। लेकिन जब उस अफसर की छोटी बेटी लापता हो गई, उस बुढ़े ने इस इंसान पर काला जादू का आरोप लगाया। सिर्फ वो अफसर ही तुम्हें बता सकता है कि वास्तव में क्या हुआ था। मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कनन को अंततः वह स्थान मिल गया जहां उसे ये सारे रहस्य के जवाब मिल सकते थे। आखिर रिया की मौत का कारण क्या है, और क्या है काले जादू का रहस्य? जानने के लिए देखते रहिए मेरा अगला एपिसोड।